डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है ये पिछले लेसन 9 की ही कंटिन्यूटी है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो कंज्यूमर है वो अपनी डिसीजन मेकिंग करता है, और कुछ और कंसेप्ट भी कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट कैसे डिटरमिन होती है, वाटर डायमंड पैराडॉक्स क्या है, अनसर्टेनिटी और रिस्क के अंदर किस तरीके से इकोनॉमिक डिसीजन जो है लिए जाते हैं, और टाइप ऑफ रिस्क प्रेफरेंसेस क्या है, और रिस्क मैनेजमेंट कैसे की जाती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो वैल्यू के हवाले से, उसकी प्राइस के डिटरमिन के हवाले से दो तरह के नज़रिया आता है, एक सप्लाई साइड, एक डिमांड साइड। जो सप्लाई साइड है वो कार्ल मार्क्स ने कोई 150 साल पहले रफली जो है ये आइडिया दिया था कि जो वैल्यू ऑफ गुड है ये लिंक्ड होती है लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट, यानी जितनी आप उस पर एफर्ट लगाएंगे उसमें कैपिटल और लैंड का इस्तेमाल भी शामिल है, तो वो उसकी वैल्यू को डिटरमिन करता है। यानी सप्लाई साइड से डिटरमिन होती है किसी भी चीज़ की प्राइस, और ये जो वैल्यू है यो जाहिर है कि कैपिटल को प्रॉफिट, लेबर को उसके वेजेस और लैंड को रेंट दिया जाता है, ये हम जानते हैं कि इसमें ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये प्राइस कहाँ से डिटरमिन होती है? सप्लाई साइड से, जो भी आप लेबर या दीगर जो उस पर इनपुट लगाते हैं। इसी तरीके से जो डिमांड साइड का व्यू है वो एडम स्मिथ ने ये हमें जो है बताया कि डिमांड साइड के वैल्यू डिटरमन होती है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी से, यानी किसी भी प्रोडक्ट की जो मार्जिनल यूटिलिटी, अगर वो ज़्यादा होगी तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, कम होगी तो उसकी वैल्यू कम होगी। हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी देखा था कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ती है किसी चीज़ की, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। लेकिन इसमें कुछ हद तक लिमिटेशंस भी होती है, क्योंकि यूटिलिटी जो है रिलेटिव है, हर बंदे के हवाले से चेंज होती है। ये यूनिवर्सली यानी उसको हम एप्लीकेबल इसको नहीं कर सकते हर एक चीज़ के ऊपर। इसी तरीके से वहाँ पे ये अजम्पशन भी था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है, लेकिन एक्चुअली में वो वेरी करती है, यानी छोटी अमाउंट की, छोटी इनकम की डिफरेंट होती है, और जो अमीर आदमी है उसके पास जो इनकम होती है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है डिफरेंट होती है। तो ये डिफरेंट प्रेफरेंस क्या है इसको भी हम आगे देखेंगे। और इमेयरेबल इन नेचर, और ये कि इसको हम जो मार्जिनल यूटिलिटी है इटसेल्फ उसको हम मेजर भी नहीं कर सकते, ये उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो इनके हवाले से हम देखेंगे कि हमारा जो एनालिसिस है वो किस तरह से चलता है। एक कंसेप्ट है कि वाटर डायमंड पैराडॉक्स क्या है जी। वाटर डायमंड पैराडॉक्स ये था कि जो सप्लाई है या जो नेसेसिटी है पानी की, पानी एक नेसेसिटी प्रोडक्ट है, लेकिन लोग कीमत जो है डायमंड को ज़्यादा देते हैं, हालांकि ये नेसेसिटी इसकी। तो ये पैराडॉक्स था कि ये क्यों अहम है, ये क्यों अहम नहीं है। तो इसका कह लें आंसर दिया वो मार्जिनल यूटिलिटी के ज़रिए से एडम स्मिथ ने जो है उसको एक्सप्लेन करने की कह लें कोशिश की, और दीगर इकोनॉमिस्ट ने, कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका ताल्लुक होता है कि पानी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है इसकी सप्लाई ज़्यादा है, स्कैर्स रिसोर्स नहीं है, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम है, जबकि ये स्कार्सली अवेलेबल है, तो इसलिए इसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी प्राइस ज़्यादा है। तो ये जो फिर वैल्यू का पैराडॉक्स था ना, वाटर डायमंड पैराडॉक्स, फिर ये हल हुआ कि जो स्कार्स रिसोर्सेज है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी चूँकि ज़्यादा होती है, इस वजह से उसको हायर वैल्यू मार्केट के अंदर दी जाती है और लोग ज़्यादा पे करने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अनसर्टेनिटी का क्या रोल है कंजम्पशन में, वो देखते हैं। अनसर्टेनिटी ये है कि आप श्योर नहीं होते हैं कि आप क्या कर सकते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इस सूरत के अंदर हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर किस तरीके से अनसर्टेनिटी में रिस्क प्रेफरेंसेस, अपनी जो चॉइसेस उसने परचेजिंग की है वो किस तरीके से कैटेगराइज कर सकता है। तो ये तीन तरह के लोग हो सकते हैं। एक बंदा है वो रिस्क अवर्स हो सकता है, एक इन्वेस्टर भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है, वो रिस्क वाली चीज़ को या लॉस को अवॉइड कर देगा। दूसरा रिस्क लविंग है, वो जाहिर है, नाम से जाहिर है कि वो रिस्क को लेना चाहेगा, क्योंकि उसको जो है गैम्बलिंग या जो भी कोई सर्टन अनसर्टन डिसीजन है उसको वो पसंद करता है। और रिस्क न्यूट्रल ये है कि वो इनडिफरेंट होगा, वो यानी उसको रिस्की जो है प्रोडक्ट मिल जाए या ऐसी रिस्की नॉन रिस्की मिल जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या इनकम के हवाले से आप देख ले कि इन्वेस्टमेंट में उसको प्रॉफिट हो जाए या प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों दोनों में से वो कोई भी चूज़ करे वो न्यूट्रल होता है। तो उसकी जो एक्सपेक्टेड जो कह लें इनकम का उसके साथ ताल्लुक होता है वो श्योर इनकम में और एक्सपेक्टेड इनकम में न्यूट्रल होता है। यहाँ पे हम एक सिनेरियो देख लेते हैं कि अगर कंज्यूमर है वो $100 पे जो है वो विन कर सकता है अगर हेड आता है, लेकिन $100 फिर उसको देने पड़ जाएंगे, वो हार जाएगा। अगर नहीं आता तो टेल आता है तो उसके जीतने के चांसेस हैं 50-50, क्योंकि एक दफ़ा आप टॉस करेंगे कोई इनको यहाँ हेड आएगा या टेल आएगा। तो जो रिस्क एवर्स पर्सन है वो इस ऑप्शन को लेगा ही नहीं,
क्योंकि इसमें 50% चांस है कि उसको अपनी जेब से देने पड़ जाएंगे, और जो कि रिस्क लविंग पर्सन है वो इसको ले लेगा 100%, वो कहेगा यार मुझे फ़ायदा हो सकता है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। और रिस्क न्यूट्रल क्या है, वो इन दोनों के दरमियान में न्यूट्रल होगा कि मैंने लेना या नहीं लेना, दोनों उसके लिए बराबर होंगे। अगर आप डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम देखते हैं इस केस के अंदर भी रिस्क अवर्स की, तो वो डिक्रीज कर रही है। तो हमारा यूटिलिटी फंक्शन क्या है, कनकेव टू द ओरिजिन, जैसे यहाँ पे बना हुआ है कनकेव टू द ओरिजिन, ये रिस्क अवर्स के लिए है। रिस्क न्यूट्रल के लिए ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम कांस्टेंट है, जबकि रिस्क जो टेकर पर्सन है, रिस्क जो लवर पर्सन है, उसके लिए ये मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है। यानी अगर आप उसका मार्जिनल यूटिलिटी यानी उसका अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो पॉजिटिव निकलेगा। इसकी जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, और यहाँ पे क्या है इनकम, और यहाँ पे क्या है यूटिलिटी, तो ये टोटल यूटिलिटी ऑफ अ रिस्क सीकिंग पर्सन है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ पे एक और मेजरमेंट भी है जिसको हम ओड रेशो कहते हैं, वो डिसीजन मेकिंग में यूज़ किया जाता है। अगर हमारी ये ओड रेशो ग्रेटर देन 1 हो, फेवरेबल ओड्स हम इसको कहते हैं, तो जो कोई एक रिस्क न्यूट्रल या रिस्क इवन रिस्क अवर्स पर्सन भी है, रिस्क लवर भी है, ये सारे इसके अंदर इंगेज हो जाएंगे अगर ऑड रेशो यानी फेवरेबल आ रही हो। अगर ये 1 के इक्वल हो तो यहाँ पे रिस्क न्यूट्रल या रिस्क लवर तो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जो रिस्क अवर्स पर्सन है वो इसको छोड़ देगा। और इसी तरीके से अगर ये लेस देन 1 हो, इसको अनफेवरेबल ओड्स कहा जाता है। तो रिस्क अवर्स पर्सन बंदा जो है इसको नहीं लेगा, लेकिन रिस्क लवर इसको ले सकता है। तो ये उसकी यानी कह ले कोफिशिएंट, रिस्क अवर्जन के कोफिशिएंट के हवाले से है कि ये एक और तरह का यानी कोफिशिएंट अगर आप उसका निकालें, और रेशो भी एक क्राइटेरिया है। इसी तरीके से रिस्क का अवर्जन का जो कोफिशिएंट अगर वो आप कैलकुलेट करें, अगर वो पॉजिटिव आए, ठीक है, तो रिस्क अवर्स पर्सन जो है उसको ऑप्ट करता है। और अगर ये ज़ीरो हो तो इसका मतलब है कि वो एक रिस्क न्यूट्रल पर्सन है। और अगर ये नेगेटिव आ रहा हो, ठीक है, तो उसको हम ये कहेंगे कि ये रिस्क सीकिंग इन्वेस्टर है। अगर ये हमारे पास रिस्क अवर्जन कोफिशिएंट नेगेटिव आ जाए, तो ये उनको कैलकुलेट करने के दो सिंपल मेथड है रियलिटी के अंदर जो यूज़ किए जाते हैं। इसी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट कैसे की जाती है वो हमने पहले भी डिस्कस किया कि ऑड रेशो और जो कोफिशिएंट है रिस्क का, इनके हवाले से जो है एनालिसिस किया जाता है। इसी तरीके से रिस्क अवर्जन जो है वो इनकम लेवल के साथ ये वेरी भी करता है। जैसे कि हमने पहले देखा है कि अगर आपकी इनकम लो है तो आप ज़्यादा रिस्क अवर्स होंगे, और अगर आपकी इनकम हाई है तो आप ज़्यादा रिस्क लवर होंगे। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह ये है कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम, अगर आपकी इनकम लो है तो वो भी लो होती है, तो आप फिर रिस्क को अवॉइड करते हैं, आप पैसों को खोना नहीं चाहते। लेकिन वाइस वर्सा भी ट्रू होता है कि अगर आपके पैसे, आपके पास ज़्यादा इनकम ज़्यादा है तो आप रिस्क लवर होंगे, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट होगी। तो इसका ताल्लुक आपके पास मौजूदा इनकम से भी होता है। रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से रिस्क हैजिंग कैसे की जाती है, इसके भी कुछ तरीके हैं। रिस्क को अवॉइड कैसे किया जाता है, जो इंश्योरेंस के ज़रिए से है, डाइवर्सिफिकेशन के ज़रिए से है। जैसे यहाँ पे आके डाइवर्सिफाई कर सकते हैं आप, एक से एक अपने पैसे को एक से ज़्यादा जगहों पे इन्वेस्ट या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। इसी तरीके से आप इंश्योरेंस कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे जो मेथड्स हैं ये रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से हम इन दो के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती हैं, वो जो है लोगों को से पैसे ले लेती हैं प्रीमियम, और वो उनको जो है डाइवर्सिफाई कर देती हैं रिस्क को एक मतलब ख़ास एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए। तो ये जो एलिमेंट हैं इनको यूज़ क्यों किया जाता है, ताकि ज़्यादा इन्फॉर्म्ड चॉइसेस हों परचेजिंग बिहेवियर के अंदर। यानी अगर आप इस रिस्क एनालिस्ट जो कि रिस्क चूँकि एग्जिस्ट करता है, अनसर्टेनिटी भी चूँकि एग्जिस्ट करती है मार्केट में, अनसर्टेनिटी और रिस्क जो हैं दो अलग चीज़ें। अनसर्टेनिटी को आप कह ले कि उनको प्रोबेबिलिटी असाइन नहीं कर सकते, लेकिन रिस्क को जो है आप कुछ हद तक, काफ़ी हद तक जो है मिनिमाइज कर सकते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर। अच्छा, जब हम ये डिसीजन करते हैं, फॉर एग्जांपल एक फर्म है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपको देना चाह रही है, तो इंश्योरेंस उस सूरत में दो तरह के प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन चूँकि हमारे पास होती है, हमें एग्जैक्टली आइडिया नहीं होता, तो इसमें दो इश्यूज आ जाते हैं, एडवर्स सिलेक्शन का और मॉरल हैजर्ड। एडवर्स सिलेक्शन ये कि हमें जो है
ऐसे मतलब कह लें इंडिविजुअल्स जो खुद जो हैं इंश्योरेंस के हवाले से जो कह लें कि आपको यानी कह लें कि ऐसी डिसीजन मेकिंग करेंगे जिसके अंदर आप जो है कि रिस्क एडवर्स सिलेक्शन ये है हमारे पास कि अगर जो बीमार आदमी है वो चाहेगा कि मुझे जो है इंश्योर कर दिया जाए, यानी जो ज़्यादा रिस्की लोग हैं वो ढूंढ रहे होते हैं, तो ये एक किस्म का कंपनी के लिए फिर प्रॉब्लम है एडवर्स सिलेक्शन का। और मॉरल हैजर्ड ये है कि अगर किसी ने ले ली है इंश्योरेंस तो वो जानबूझ के गैर जिम्मेदारी दिखाएगा कि मैंने अगर कार इंश्योर कर लिया तो मैं ज़्यादा गैर जिम्मेदारी से ड्राइविंग करूँगा। तो ये दो इश्यूज होते हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनीज को फेस करने पड़ते हैं रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से। तो जाहिर है कि व्हेन इज हैजिंग इकोनॉमिकली वायबल, कि इसके लिए हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है, रिस्क एक्सपोजर का भी हमें जो है आइडिया होना चाहिए, हैज इफेक्टिवनेस हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी हमारी कॉस्ट क्या है किसी भी डिसीजन मेकिंग की वो हम देखते हैं, लिक्विडिटी और मार्केट डेप्थ को भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है, रेगुलेशंस और टैक्स इम्प्लीकेशन को भी देखना पड़ता है, टाइम होराइजन को भी देखना पड़ता है। तो रियलिटी के अंदर ये वाले सारे चेक्स भी होते हैं। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन के अंदर इंशाल्लाह ताला हम कंज्यूमर बिहेवियर को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।